और नॉट। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपना कोर्स जो है वो बता दें। आप इस वीक के अंदर 4 क्लासेस हैं, तो आप जो मेरा ख्याल है कि परसों हमारी क्लास है, उसमें आप कुछ डिसाइड कर लें, उसमें फिर मुझे बता दें, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि जी चले इस चैप्टर तक आपका मेरिट का पेपर होगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है दैट इज मच मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू योर एनुअल सिस्टम। द टीचर हु इज गोइंग टू कंडक्ट योर एग्जाम इज ऑलवेज विद यू। तो ये दीज आर सेकेंडरी प्रॉब्लम्स। जो प्राइमरी है वो ये कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर listening or what is your subject. So we now start your subject programming fundamental course जो हम चैप्टर मेरा ख्याल है कि ये है 5 है, इसमें हम बात कर रहे थे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की, और हमने इफ एल्स, ठीक है, और इफ एल्स इफ, ये 3 किस्म की चीज़ें जो हैं जो है, और इसके अलावा नेस्टेड इफ ये हम पढ़ चुके थे। मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर पेंट के ऊपर जो है इसको हम ड्रा कर लेता हूँ कि हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। इफ स्टेटमेंट जो है कि ये इफ की एक इफ कीवर्ड होता है, ये उसकी कंडीशन यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेस करली पैरेंथेसिस के दरमियान में, और उसके बाद में हम जो है वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है ये इसके साथ कनेक्टेड होती है या डिपेंडेंट होती है इफ के साथ। अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट्स आपने डिपेंडेंट बनानी है तो आप उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, स्टार्ट और एंड के। और अगर आप इनके अलावा डायरेक्ट एक सेमी कॉलन लगा देते हैं इफ के बाद डायरेक्टली, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर स्टेटमेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस कंडीशन। मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके ट्रू या फॉल्स होने के चक्कर में। हमने ये इफ के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इन केस ये ट्रू होती है, तो इफ के जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है या जो डिपेंडेंट एक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम जो हमने उसमें लिखा हुआ है क्या कहते हैं एल्स के ब्लॉक में वो वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जी देयर आर टाइप्स के इंडिपेंडेंट इफ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट। और अगर हमारे पास इसके अलावा हमने डिपेंडेंट इफ देखे थे। अगर ये जो हमने अभी मैंने लिखा है ये वाला इंडिपेंडेंट इफ, इसका मतलब ये है, इसको लिखने का तरीका ये है कि आप एक ही ये फासले के ऊपर एक दूसरे से लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। लेकिन अगर आप इसको C++ में ऐसे लिखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट इसको बनाने के लिए क्या है कि आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी है, इसकी अलग से स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये स्टेटमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया है, मतलब ये इफ लिखा है इसके साथ ही आपने ये दूसरा इफ लिख दिया है दूसरी लाइन पे, तो ये वाला जो इफ है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। और आमतौर पे जब हम उसको कॉपी पे या प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं तो इसको थोड़ी सी स्पेस आगे करके लिख देते हैं। इसको थोड़ी सी स्पेस आगे लिखना सिंटैक्स नहीं है, बट इट इज़ ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। इससे पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये इफ जो है ये ऊपर वाले या प्रीवियस इफ के साथ नेस्टेड है या डिपेंडेंट है, ठीक है। हमने ये इफ पढ़े, फिर हमने इफ एल्स इससे पहले बात की, फिर हमने ये वाली स्टेटमेंट देखी इफ एल्सिफ ये हमारे पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ एल्सिफ हैं। उसके बाद हमारे पास एल्स, इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो हम जंप करके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर हम इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर हम जंप करके बाहर निकल जाएंगे। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसको नेक्स्ट को चेक करेंगे। और अगर ये सारी की सारी फॉल्स हो जाती हैं
ये वाली सारी की सारी कंडीशंस जो हैं ये फॉल्स हो जाती हैं, तो वी विल अल्टीमेटली लैंड इन दिस एल्स, कि कुछ भी अगर ट्रू नहीं है तो हम जो सिंपल बगैर कंडीशन के एल्स है वो वाला रन कर देंगे। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर दें कंडीशन। दोबारा क्या पूछना है? दोबारा का क्वेश्चन आई वेरी मच डिसलाइक। आपने क्वेश्चन करना है कि ये समझ में आया मुझे, दोबारा वाली कोई मतलब मैं नहीं एक्सेप्ट करता होता, क्योंकि आप पास्ट दोबारा वाला सर बता दें। दोबारा जो है आप पढ़ा दोबारा शुरू कर दें लेक्चर। सर दोबारा का जो पास्ट वाला क्वेश्चन बता दें। है इसका मकसद ये होता है कि पहले मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं आपने क्या बोल दिया, तो दोबारा बोले, ये है दोबारा का मतलब। अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि जी ये आपने जो इफ लिखा है इसका क्या मतलब है, तो इट मीन्स कि आप जाग रहे थे, सुन रहे थे, तो अब आपको वो चीज समझ नहीं आई जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। नाउ यू आस्क अगेन कि व्हाट इज योर क्वेश्चन मोहम्मद फरहान लतीफ। सर बोले ये पास्ट का कैसे बता रहे हैं, पास्ट समझ नहीं आई। कौन सी? दोबारा शाबाश ऊंचा पास्ट बोले। की सर, पास्ट की सर समझ नहीं आई, इसकी ट्रू की आ गई है। पार्ट्स की समझ नहीं आई कि इफ एल्स जो है, पास्ट मुझे ना सर आपकी वो कह बात। रहा है कि जितनी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं उनमें से वो जो फॉल्स हुई हैं वो कैसे हुई हैं। अच्छा, वो फॉल्स कैसे हुई ये हैं? ये वैसे पुरानी बात है, लेकिन हम इसे देख एक दफा देख लेते हैं। ये हमारे पास चलें, यहाँ पे इफ एल्स का कोई कोड होगा, उसको देख लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये दी है मल्टीपल इफ एल्स की। इसमें वो देखें, ये उसकी एक लॉजिक उन्होंने लिखी हुई है कि टेस्ट स्कोर है अगर 90 से ज़्यादा है या 90 से बराबर है, ए देना है, 80 और 79 के 89 के दरमियान बी है, 70 और 79 के दरमियान सी है, ये दरमियान में, और ये 70 और 79 शामिल है। इसी तरह 60 से लेके 69 तक डी देना है, और उससे नीचे एफ देना है। उसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया है कि अगर तो आपका जो स्कोर है, आपने स्कोर इनपुट किया, अगर तो हमारे पास ये इट्स ओके, अगर तो ये स्कोर है ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हमने क्या, योर ग्रेड इज ए आउटपुट करना है। बेटा आप खुद से रिकॉर्ड कर लें, ये आप खुद से कर सकते हैं रिकॉर्ड। अगर तो स्कोर 90 है तो ग्रेड ए है। अब अगर स्कोर आपका 90 से कम है, ठीक है, अगर 90 से कम है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो आप नेक्स्ट आ जाएंगे इसमें, एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 80 और इक्वल टू 80, 80 से बड़ा है या 80 से छोटा है, 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्योंकि अगर स्कोर आपका 100 है तो जाहिर बात है वो 80 से बड़ा है, तो अगर 100 है तो यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू होने के बाद ये सी आउट होगा, यूर ग्रेड इज ए, और ये एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद 100 है तो ये भी कंडीशन ट्रू है, 100 है तो ये भी, और ये भी। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आप कुछ देखें कि आपके उस पर बोर्ड, उस पर रिजल्ट कार्ड पे लिखा है ए बी, या आपको बी बी सी बी डी भी मिला हुआ है, तो इट इज स्टूपिड। ए ग्रेड भी है, बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, इस तरीके से अगर ये इसको हम एल्स इफ ना यूज करें तो हमारे पास जब नंबर 100 इनपुट होंगे तो ग्रेड ए भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बी सी डी भी। अब यहाँ पे हमने बनाया कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 तो ए ग्रेड आ जाए, और हम इस जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है इससे एग्जिट करके गेट कैरेक्टर पे आते हैं। अगर आप 100 से 90 से कम नंबर है तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 80 में चेक होगा, 80 या 80 से ज्यादा है, जाहिर बात है 90 से कम होंगे तो आप यहाँ पे आ गए तो आपका ग्रेड बी आउटपुट हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स 80 से कम है तो 70 में आ जाएंगे, 70 से कम है तो 60 में आ जाएंगे, अगर 60 से भी कम है तो मतलब ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो आप एल्स में आ जाएंगे, योर ग्रेड इज फेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जो हमने बात की। इसको आप करके रन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी।
समझ का मतलब ये है कि यकीन आ जाएगा जी वाकई ऐसे है। इसको आप या तो आप जहनी तौर पे इसको रन करके देखें जी ये कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाएगी, नेक्स्ट में आ जाएंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इसमें क्या कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस के अंदर। कंपाउंड कंडीशंस जो हैं मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ कि हमारे पास अगर ये दो नेस्टेड पहले मैं इफ की एग्जांपल लेता हूँ और नेस्टेड इफ को मैं चेंज करूंगा कंपाउंड में। इफ लेट्स से आप कहते हैं कि जी एक वेरिएबल है ए, इफ ए इज ग्रेटर, ए मैंने यूज किया है एज के लिए, और इफ आप कह लें कि मार्क्स ग्रेटर देन लेट्स से 820। ये दो आपको पता है कि एकदम ये स्टेटमेंट लेट्स से एक्स है स्टेटमेंट नंबर, और ये स्टेटमेंट नंबर एक्स प्लस 1 है, और ये स्टेटमेंट नंबर एक्स प्लस 2 है। तो ये दोनों ये स्टेटमेंट जो है एक्स प्लस 1 ये एग्जैक्टली एक्स के बाद है, मीन्स कि ये वाला जो इफ है ये नेस्टेड है या डिपेंडेंट है इस कंडीशन के साथ या इस इफ स्टेटमेंट के साथ। तो अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है और आपके मार्क्स 820 से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि सी आउट यू आर एलिजिबल, कि आप एलिजिबल हैं जो भी कोई हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ उसके मुताबिक। अच्छा, इसको हम जो है इस नेस्टेड इफ को हम कंपाउंड कंडीशन में भी लगा सकते हैं। कंपाउंड कंडीशन क्या होता है कि आपने वही इफ लिखा है, अब आपने दो कंडीशंस इसमें लिख देनी है। एक कंडीशन आपकी होगी ए ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। एक ऑपरेटर को हम कहते हैं और ऑपरेटर, ठीक है, उसको ये दो पाइप साइन के साथ, ये एक अलग करैक्टर है और ये एक अलग करैक्टर है आपकी कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसी तरह इसको हम कहते हैं और कनेक्टर। और ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए, पंजाबी में इसको हम या का लफ्ज यूज करेंगे इसके लिए। ये जो और है इंग्लिश का और, इसके लिए हम पंजाबी में कहते हैं या, जैसे आप कहते हैं कि जी या तो मोटरसाइकिल दे दें या फिर कार लेके दे दें, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपको चाहिए, या आप कहेंगे 70 ले दें या हीरो होंडा ले दें, ठीक है। तो इसी तरह लड़कियां कह सकती हैं जी या हमें फलां चीज़ कोई सोने का सेट लेके दे दें, या फिर ये है कि कोई सोने की अंगूठी ले दें, यानी कि उसके अंदर ऑप्शंस टाइप हैं, या ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने इस किस्म की कंडीशन, इसको कंडीशन को इस तरीके से जोड़ना है कि उन दोनों कंडीशंस में अगर एक भी फुलफिल हो जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो उसके उसके लिए आप कंडीशंस को जोड़ते हैं और ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं दोनों कंडीशंस ही फुलफिल हों तो हम जो है उसको मानेंगे, तो उसको आप जोड़ते हैं एंड कंडीशन के साथ, जिसको हम उर्दू में और पढ़ते हैं। ये चीज भी हो और ये चीज भी हो तो फिर काम बनेगा। ये एंड जो है इसको उर्दू में आप और के लफ्जों में यूज करते हैं, और इस इंग्लिश में जो हमने और लिखा हुआ है ओ आर, ये कंडीशन आप या के तौर पे यूज करते हैं, या ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है। मतलब हमने लिखना है ये इसको एंड के साथ जोड़ना है। एंड के साथ जोड़ने का मकसद ये है कि दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो हम जो है उसको ओके करेंगे, अदरवाइज हम ओके नहीं करेंगे। जैसे हमने ऊपर दोनों कंडीशन जो हैं वो नेस्टेड की हुई थी, अब यहाँ पे हमने उसको कंपाउंड कर दिया है। एक हमारे पास ये कंडीशन है और एक ये, अगर इसका आंसर ट्रू आता है और इसका आंसर भी ट्रू आता है तो फिर क्या होगा, ये इसको दोनों को जोड़ के आंसर ट्रू देगा। अगर इसका आंसर फॉल्स आ जाता है, मिसाल के तौर पे इसका आंसर ट्रू आता है,
तो ये ट्रू और फॉल्स जो है ये आंसर आपको देगा फॉल्स। इसी तरह अगर आप कहें कि जो है ये स्टेटमेंट आपके पास ये वाली स्टेटमेंट आपके पास जो है वो ट्रू हो जाती है और ये वाली जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो दोनों कंडीशंस जो है इनका आंसर मिलके फॉल्स देगा। अगर ये भी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाती है और ये भी कंडीशन, सॉरी नॉट स्टेटमेंट, ये भी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो जाती है, तो ये दोनों मिलके भी आपको फॉल्स देंगे। मतलब ये ट्रू कब होगा? जब आपकी ये कंडीशन भी ट्रू है, इसका आंसर भी ट्रू है और इस कंडीशन का आंसर भी ट्रू है, तो फिर इस ऑपरेटर की वजह से, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, आपका पूरी का जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन इसका जवाब ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जवाब फॉल्स आ जाएगा। बिल्कुल उर्दू के अंदर जो और हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये वो वाला है, ये भी हो और ये भी हो फिर काम होगा। एंड ऑपरेटर जो है वो क्या करता है कि दोनों जो कंडीशंस हैं उनके आंसर्स को कंबाइन करके एक नया आंसर जनरेट करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर ये आंसर ट्रू देगा। मतलब अगर इसका वो टेबल बना लेते हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू देगा, अगर एक फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स कर देगा इसका आंसर, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो फॉल्स है ही है। तो ये एक टेबल साइज का बना लेते हैं एंड ऑपरेटर का। और ये जो एक एंड ऑपरेटर है, ये एंड या और ऑपरेटर ये कहाँ पे यूज करेंगे? दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए आप या तो ये एंड ऑपरेटर यूज करेंगे या और ऑपरेटर। सर जी ये बूलियन वाला नहीं तरीका लग रहा है यहाँ पे? क्या कह रहे हैं जी आप? ये तो बूलियन वाला तरीका नहीं इस्तेमाल हो रहा? अगर तीन दोनों एक हो तो फिर जवाब एक हाँ जी, आएगा। ये बुलियन की इम्प्लीमेंटेशन आप कह लेंगे। अगर आपने इसको पढ़ा है बुलियन को, तो इसको जी बुलियन जी वेरिएबल नहीं कहते हैं। जो हमारे पास ये ट्रू फॉल्स होते हैं, ये उसकी टाइप होती है बुलियन, जो भी हमने अभी नहीं देखी। ये स्क्रीन नहीं शो हो रही। हमारे पास जो ये एक कंडीशन थी, जैसे कि मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन, ये कुछ वैल्यू थी। इसी तरह ये हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ वैल्यू थी। तो ये हमारे पास कंडीशंस को आपस में जोड़ने के लिए ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, दूसरे को और ऑपरेटर कहते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि दोनों ट्रू होंगे, तो फिर ये पूरी जो कह लें कि कंपाउंड है इसका आंसर ट्रू आएगा। जबकि अगर हम और ऑपरेटर यूज करें तो और ऑपरेटर के लिए क्या है कि एक भी अगर ट्रू हो जाए तो वो आंसर ट्रू दे देता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे C1 और C2 हमने लगाया, अगर हमारे पास ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि एक ट्रू है। अगर ये हमारे पास फॉल्स है और ये ट्रू है फिर भी आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर ये हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो फिर तो हमारा आंसर वैसे ही ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं स्टेटमेंट्स, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इस केस में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। हमारे पास जब और ऑपरेटर से जोड़ेंगे तो 3 चांसेस है कि ट्रू आ जाए और 1 चांस है कि फॉल्स आ जाए। यहाँ पे 1 चांस है कि ट्रू आएगा, बाकी तीनों चांसेस में एंड के अंदर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे, दिस इज द मेथड वी कैन कंबाइन और कंकैटिनेट टू कंडीशंस। अब अगर मैं एक और एग्जांपल यूज करूं, जो कि मतलब मैं कहूँगा जिस एक कंडीशन C1 है, एक कंडीशन C2 है, एक कंडीशन C3 है मेरे पास, तो मैं इन तीनों को आपस में ऐसे जोड़ सकता हूँ, ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, या मैं इनको ऐसे जोड़ सकता हूँ, ठीक है, या मैं इनको जो है जी ऐसे जोड़ सकता हूँ, या मैं यहाँ पे पहले जो है इससे वो यूज कर सकता हूँ और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर।
मतलब मैंने दो कंडीशंस जो हैं, मकसद कहने का क्या है कि जो दो कंडीशंस हैं उनके दरमियान में मैंने एक ऑपरेटर लगाने ही लगाना है, फिर जितनी मर्जी कंडीशंस को मैं जोड़ लूँ। मतलब मैं एक और जगह यहाँ पे लगाता हूँ ये ऑपरेटर C4, मतलब ये जो है दोनों एंड के साथ कनेक्टेड हैं, ये भी दोनों एंड के साथ कनेक्टेड हैं, और बाद में इन दोनों का रिजल्ट जो है वो आपस में और के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है कंडीशंस को कंबाइन करने की, मैं उनके मुताबिक अपने जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। हैंड और नोट, ये क्या क्वेश्चन है? चलो पूछिए कि इसमें नैंड और नॉर गेट इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ यही दो ने? ये नैंड और की नैंड ये वाली कंडीशन जो है ये दो हम यूज करते हैं, एंड की और की। सर नोट नहीं ऑपरेटर? नोट ऑपरेटर ये हम यूज करते हैं ना, जैसे ये वाला ऑपरेटर है नोट। नोट ऑपरेटर जो है वो हमने, आपको याद हो जैसे लिखा था कि C1 नोट इक्वल टू, हमने दो ऑपरेटर्स, ये इसको बहुत डिस्कस नहीं किया था कि ये जो ऑपरेटर है ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वाला इक्वल ऑपरेटर है, ये सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वाला, और ये कंपैरिजन है। ठीक है, जो नोट ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पे ये यूज किया था, ये वाला नोट ऑपरेटर, कि हर जी, चीज ये को उलट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर ये इस तमाम का जवाब अगर हमारे पास ट्रू आया है, हमने ये कह लें कि ब्रैकेट लगा ली एक, ये ब्रैकेट लगाई एक, उसके बाद यहाँ पे हमने ये नोट ऑपरेटर लगा दी, ये नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर की पैरेंथेसिस का जो भी जवाब आएगा ये उसको इन्वर्ट कर देगा, अगर ट्रू आया तो फॉल्स कर देगा ये वाला ऑपरेटर, और अगर फॉल्स आया तो ट्रू कर देगा। दिस इज द डिस्कशन ऑफ ऑपरेटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्या कहते हैं उसे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्शंस को, ये किसको क्या कहते हैं, हमारे कंडीशन को कनेक्ट करने वाले ऑपरेटर। दो ऑपरेटर है हमारे पास, जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये उसके बारे में डिस्कशन दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है जो अभी हमने बात की थी। ए और बी आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ये देखें ये और के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कि ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या लॉजिक को देख रहे हैं कि कोई भी वावुल है मेरे ख्याल में, ठीक है, तो वावुल क्या होता है, A E I O U, कैपिटल ए हो या स्मॉल ए, इसी तरह कैपिटल ई या स्मॉल ई एंड सो। उन्होंने कहा जो भी आप करेक्टर इनपुट करेंगे आप उसको कंपेयर करेंगे, अगर वो कहीं पे भी ट्रू हो जाता है तो सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये देखिए हमने उसको और जो ऑपरेटर है डबल पाइप साइन लाइन उसके जरिए कनेक्ट किया। अगर यहाँ पे कोई इन सब 10 कंडीशंस लगी हुई हैं और 10 को हमने और के साथ कनेक्ट किया, 10 में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हम आउटपुट कर देंगे यू एंटर्ड ए वावल, अदरवाइज हम कर देंगे यू एंटर्ड ए नॉट ए वावल और ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, कल इसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। ये है स्विच स्टेटमेंट, ये उसकी फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया हुआ है ये वाला, दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर कि ए और बी बराबर हैं और ए और सी भी बराबर हैं, फिर आप उसको आउटपुट कर देंगे। ये कंपैरिजन है, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर हम ये अकेला एक यूज करेंगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब क्या है कि राइट साइड को लेफ्ट साइड को असाइन कर दो, उसको जो वैल्यू उसको असाइन कर दो। अगर ये दोनों इकट्ठे यूज होंगे तो दोनों दो दफा यूज होगा, तो ये कंपैरिजन है, ये कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करके अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा आंसर, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट उसकी एग्जांपल देखते हैं।
स्विच स्टेटमेंट की। ये स्विच स्टेटमेंट का जी सिंटैक्स है हमारे पास। स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी एक लिहाज से कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे इसको अपने इसका पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या है कि ये स्विच, ये की आपने आपका कीवर्ड है, ये आपने इसको ऐसे लिखना है स्विच को। स्विच के अंदर आपने एक वेरिएबल वैल्यू दे देनी है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे एन लिख लिया, एन एक वेरिएबल है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहाँ पे आप उसको इनपुट कर रहे हैं। अब इस वैल्यू के मुताबिक जो है वो केस सेलेक्ट होंगे। अगर आपने जो इनपुट 1 से लेकर 7 के दरमियान दी हुई है, जो भी आप वैल्यू देंगे, मतलब आपने अगर 0 दे दी तो हम देखेंगे केस 1 2 3 4 5 6 7 किसी से मैच नहीं की तो आप डायरेक्टली डिफॉल्ट जो है लिखा हुआ डिफॉल्ट, ये भी आपका कीवर्ड है, आपने इसको एज इट इज लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद डायरेक्टली एक स्टेटमेंट। अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो उसका ब्लॉक बना देंगे बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। अगर तो आपने ये जो n की वैल्यू इनपुट की है इट इज नॉट मैचिंग टू एनी ऑफ दीज केसेस, तो ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। अगर ये वैल्यू किसी केस के साथ मैच करती है तो वो एक केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आप डायरेक्टली इस जो स्विच का ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस करली ब्रेस से स्टार्ट हो रहा है और इस करली ब्रेस पे खत्म हो रहा है, यहाँ से आप निकल जाएंगे बाहर। अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट जो है जो आपने वैल्यू एन की इनपुट की है वो किसी केस के साथ मैच नहीं कर रही तो फिर आप डायरेक्टली डिफॉल्ट जो है उसको रन करेंगे और इस स्ट्रक्चर जो है स्विच स्ट्रक्चर से निकल जाएंगे। इसके अंदर आपने कंडीशन जो है वो इफ एल्स की तरह नहीं बनानी, इसमें आपने जो स्विच के अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है उसमें जो वैल्यू इनपुट करनी है वो वैल्यू इन केसेस के साथ कंपेयर हो, 1 2 3 4 6 5 6 जो भी आपने लिखा हो। अगर तो वो वैल्यू केस के साथ मैच कर जाएगी तो वो केस आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब केस कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? केस होता है जो आपने ये कीवर्ड लिखा है केस, उसके बाद उसका नंबर दिया है, फिर सेमीकोलन, और फिर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो लिख के आपने ये ब्रेक का कीवर्ड लाजमी लिखना है, ब्रेक और सेमीकोलन। ये जो ब्रेक है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो केस था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसी तरह आप देखेंगे कि हर केस के बाद ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। केस 1 के बाद ब्रेक, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 एंड so on। सर ये जो केस 1 है इसके साथ सेमीकोलन तो नहीं आएगा? कॉलन आएगा, कॉलन है, ये Colon, कॉलन है, ये कॉलन है, ठीक है, ये सेमीकोलन है और ये कॉलन है। एक्सक्यूज मी सर जी। सिंटैक्स है जी। गुलाम नबी आप भी क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर अगर हम वैल्यू 2 एंटर करें भी, यानी 2 वैल्यू एंटर करें 1 और 2, तो वो दोनों केस चल जाएंगे फिर दोनों का नहीं, केस? वो जब आप 1 और 2 एंटर करेंगे तो दैट विल बी 12, तो 12 यहाँ पे है ही कोई नहीं। ये आपकी इफ एल्स की तरह है, यानी कि इसमें एक जो कह लें केस है वो एग्जीक्यूट होना है एट ए टाइम, 2 केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अगर आप 2 केस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो मेरे नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है ये वाली। यहाँ पे अब आप देखें, वहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या था जो हम इनपुट कर रहे थे स्विच को, वो था इंटीजर वेरिएबल। यहाँ हम क्या इसको इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको इनपुट कर रहे हैं जी कैरेक्टर वेरिएबल। तो 2 केस आप कैसे जोड़ सकते हैं वो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। आपने ये लिखा कैरेक्टर सी, एक वेरिएबल बनाया, उसको इनपुट किया सी इन सी, उसके बाद आपने लिखा स्विच सी, ठीक है। अब आपने क्या कह दिया कि अगर स्मॉल ए इनपुट हुआ है या बिग कैपिटल ए इनपुट हुआ है, दोनों केसेस में ये वाली आपने स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करनी है और उसके बाद ब्रेक कर देना। अब ये केस अगर आप स्मॉल ए एंटर करें या कैपिटल ए एंटर करें, दोनों केसेस के अंदर एक ही जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद वो ब्रेक कर देंगे केस। इसी तरह ये वावल के लिए
स्मॉल ई कैपिटल और स्मॉल आई ओ यू एंड सो। ठीक है, तो इसको आप कल देखें, आज देखें, तो कल इसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे आपके स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। और एक ये और छोटा सा एग्जांपल है टर्शरी ऑपरेटर की, एक ये रह गई है, और प्लस गो टू स्टेटमेंट। वी विल कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स टुमारो एंड विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लूपिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे एंड वी विल काइंड ऑफ वी कैन कंप्लीट दैट चैप्टर टुमारो, चैप्टर नंबर 6। जी बेटा। सर ये C++ के तकरीबन 19 चैप्टर हैं, तो सारे इसी सेमेस्टर में पढ़ने के? C++ के 19 चैप्टर में से जो है ना आपके यहाँ पे हमने कितने पढ़ने में आपको बता देता हूँ। हमने जी हमने एरेस तक पहले पढ़ेंगे 7वें चैप्टर तक। ठीक है, 7वें चैप्टर के बाद हम चले जाएंगे 9वें चैप्टर पे, 8वां छोड़ देंगे स्ट्रक्चर्स का, 9वें चैप्टर पे चले जाएंगे। 9वें चैप्टर के बाद जी हम फिर 10वां 11वां चैप्टर करेंगे, 11वें के बाद 12वां भी करेंगे, फिर 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 18वां देख लेंगे अगर कर सके। मकसद आप ध्यान में रखें कि इस बुक से हमने 13 चैप्टर तक लाजमी करने हैं, फिर जो 12 चैप्टर तक, 13वां चैप्टर से ऑनवर्ड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट हो जाती है। 13 चैप्टर तक हम इसने करना है, फिर हम दूसरी बुक पे स्विच कर जाएंगे। तो आई होप कि जो हमने पढ़ा आपको कुछ समझ आया होगा। तो जी बेटा फरहान। सर ये मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बुक है? फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमारे पास जो कोर्स है वो 12 चैप्टर तक है, जो हमें बताया गया कि हमें करना चाहिए HEC के असूलों के मुताबिक या उसकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, बट वी विल ट्राई टू गो बियॉन्ड ताकि आपको अवेयरनेस दी जा सके। तो इस जो हमने पढ़ा है इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस हैं तो कम अप विद दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ठीक है।